कश्मीर के लिए तो बात भी नहीं कर सकता। कश्मीर में तारीखी हमला हो तो हमारा वजीर आजम का जवाब क्या हो, मैं क्या करूं? सरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है। एक डाकू आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूँ, तो डाकू नानी है ये। जो सुन रहा है, चाहे वो सिलेक्टर्स में से हो या पिटा हुआ सिलेक्टेड हो, सुन लो कि नवाज शरीफ और अवाम के दरमियान से हट जाओ। जिसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, वो भी यहाँ पे आई। आजाद कश्मीर में इनकी जुमात की हुकूमत, फारूक हैदर इनका दरबारी बना हुआ था, नवाज शरीफ और उसकी बेटी के पीछे दरबारियों की तरह खड़ा था, उसकी करप्शन बचा रहा था। अगर तुमने इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, तुम उल्टा अपना ऐसा नुकसान कर लोगे कि तुम्हें इस धरती पे तो क्या जमीन के नीचे भी मुंह छुपाने की जगह नहीं। तो ये फर्जंदी सरदारी वो भी बात शुरू करता है। इनका गरीब और गुर्बत से इतना ताल्लुक है जितना कीड़ों का अंडों से और दर्जन का आलू से। We in Pakistan are extremely keen that there is peace in Afghanistan. तो अमेरिका जा रहा है बाहर, हम कह रहे हैं भाई आप जिस तरीके से जा रहे हैं पीछे एक मैस क्रिएट हो जाएगा, एक पूरा का पूरा आप जो मुल्क है उसको डबो जा रहे हैं। इतना बड़ा जो एक कजिया हमारे लिए खड़ा हो गया है उसको आप देख ही रहे हैं, और आलमी दुनिया आप देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर आंखें चुरा रही है। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी कौम है। ये नहीं है कि हमको मजाक नहीं है, इस रीजन में किसी के माइक के लाल में ज़रूरत नहीं है कि हमारे बगैर यहाँ पर फैसले हों। अफगानिस्तान के 34 में से 20 सूबों में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जारी झड़पों, तालिबान की पेशरफ्त और अफगानिस्तान में मौजूद कशीदगी न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी एक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। इस सूरत हाल में तालिबान का अफगान हुकूमत को अपने 7000 कैदियों की रिहाई के बदले में 3 माह की जंगबंदी की पेशरफ्त करना और अपने रहनुमाओं से बैनुल-अक़वामी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा में पाबंदियां हटवाने का मुतालबा करना एक और सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और इसके साथ साथ ये सारी अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल अमरीका के अफगानिस्तान से इनखला के फैसले को भी तमाम तर स्टेक होल्डर्स और शराकतदारों की नज़र में तशवीशनाक करार दे रही हैं। इन तमाम तर शराकतदारों में और हमसाया जो ममालिक हैं उनमें से कौन से ममालिक और कौन से शराकतदार ऐसे हैं जो अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर करने में अपना मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। सबसे पहले इस बुनियादी सवाल पर हम नज़र डाल लेते हैं जिस पर पहले सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारा सवाल यह है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर सब परेशान, पाकिस्तान का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला, क्या अफगानिस्तान में क़याम अमन मुमकिन हो पाएगा? इस सवाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अफगान उमूर समी यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो जो मौजूदा पेशरफ्त आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान ने भी अफगान पीस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है 17 से 19 जुलाई को, क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान कोई ब्रेक थ्रू करवा पाएगा अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान? से और जिस ड्रामाई अंदाज में अफगानिस्तान में तालिबान ने बिलखुसूस नान पश्तून एरिया शुमाली अफगानिस्तान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, बहुत बड़ी तादाद में डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा किया। इसके बाद अफगानिस्तान के जितने बॉर्डर्स हैं जहाँ से अफगानिस्तान का ट्रेड है, आमद और रफ्त है, उस पर बेशतर पर कब्जा कर दिया, चमन पर भी कब्जा कर दिया। उसके बाद मेरे ख्याल में तालिबान के जहन में एक जिन सवार है, वो ये है कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दिया है और अमेरिका दुनिया का एक सुपर पावर है। अगर हमने उनको शिकस्त दिया, बाकी हमसाया ममालिक या अफगानिस्तान की अपनी हुकूमत, वो किसी की परवाह नहीं। उन्होंने जहन में एक खाका बना दिया है कि वो काबुल पे कब्जा करेंगे। हाँ, पाकिस्तान, ईरान, कतर वगैरह छोटे छोटे इकदाम करेंगे कि देखें ना, हम तो इस अफगानिस्तान में जो दोबारा एक मेरे ख्याल में तालिबान की हुकूमत अफगानों के लिए, अफगानिस्तान के लिए एक डरावना ख्वाब है जो अब एक हकीकत बन रही है और इससे सब मुतासिर होंगे। लेकिन छोटे मोटे
इकदाम पाकिस्तान भी करेंगे पीस के नाम पे, ईरान भी करेंगे। अभी एक हफ्ता पहले ईरान भी इस तरह हुआ। लेकिन मैं नहीं समझता कि तालिबान ने जो जहन बना दिया है उस जहन को कोई तब्दील करे। अब वो मिलिटरीली उनके जहन में है कि वो चूँकि हुकूमत भी कमज़ोर है, अमेरिका भी जा रही है, तो वो मेरा ख्याल नहीं कि वो किसी की बात मानेंगे। और बदकिस्मती से इसके बुरे असरात होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं वो एक किस्म तालिबान से उनका एक सिंपैथीज है, उनका ये ख्याल है कि चलो वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में ये सिंपैथीज ज़्यादा देर कायम नहीं रहेंगे और पाकिस्तान का लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो वहाँ पर तालिबान की हुकूमत भी हो जिनका ख्याल है कि उनका अब फ्रेंडली रहेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो तालिबान पाकिस्तान की फ्रेंडली हुकूमत रहेंगे, इसलिए कि 9/11 के बाद अफगानिस्तान के सारे हमसायों ने, सिर्फ पाकिस्तान ने वार एंड टेरर में जनरल मुशर्रफ ने हिस्सा डाला। ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना क्यों कोई भी अमेरिका का किराएदार नहीं बना। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोग तो खुश हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकते कि तालिबान की हुकूमत भी हो और आप पर इनके मनफी असरात भी नहीं हो। सबसे पहले तो मेरे ख्याल नहीं है तालिबान या अभी जो बहुत बुरी तरह जो तालिबान एक्सपोज हो गए जिन इलाकों पे, अभी उनका एक किस्म का कंट्रोल हो गया। वहाँ के लोगों को हाथ काटना, लोगों को संसार करना, सारी प्रॉपर्टीज को लूटना, और लोग खत्म तंग हो गए। तो मेरे ख्याल में यूसुफ साहब हमारे साथ ही रहिएगा, अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल इस वक्त क्या है ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनीस रहमान, अफगानिस्तान से सहाफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि हम तक जो इतलात पहुंचती हैं ज़ाहिर है अफगानिस्तान से, एक जानिब तालिबान का दावा है जो ये कहते हैं कि वो काबुल तक भी पेशकदमी कर रहे हैं और अफगानिस्तान के जो एक बड़ा हिस्सा है ज़मीन का उस पर वो कब्जा कर रहे हैं। फिर अफगान हुकूमत का दावा है जो कहती है कि नहीं, हम तालिबान की पेशकदमी को रोक रहे हैं और नाकाम बना रहे हैं। आप ये बताइएगा इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर इन दोनों में से दावा ज़्यादा दुरुस्त किसका है, हक़ाइक़ के साथ ज़्यादा किसका दावा जा रहा है? अच्छा देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि आपने खुद कहा कि ये दावे हैं और अभी तक तालिबान जो है उनका जो फिगर्स है उनके पास जो है और वो पब्लिश करते हैं, और जब हम देखते हैं तो उसमें फ़र्क है, तजाद है। दूसरी तरफ अफगान गवर्नमेंट भी जो है ऑपरेशंस कर रही है। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं कि जो तालिबान के हाथों में थे, अब अफगान हुकूमत के हाथों में है। मिसाल मैं यही दूंगा कि निंगरहार में पिछले हफ्ते जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट थे वो तालिबान के पास थे, लेकिन अब वो हुकूमत के पास हैं। लेकिन उनकी फिगर्स में जो है चेंजेस इसलिए नहीं आती क्योंकि उनको, आपको पता है कि फिर दावे गलत हो जाते हैं। ठीक है। अब तालिबान जो अपनी फिगर्स बताते हैं या जो सोशल मीडिया पे वो दिखाते हैं तो वो 200 और 180 ये बताते हैं, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से आती हैं या जो हमारी सहाफ़ी हजरात हैं उनके पास जो डेटा दिन ब दिन जो अपडेट्स आते हैं वो 130 हैं। लेकिन 130 में भी जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो हुकूमत के पास आ चुकी हैं। यानी मैं आसानी से यही कहूँगा कि कभी जो कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं तालिबान के पास चले जाते हैं, कुछ हुकूमत के पास आ जाती हैं, फिर रात को उठते हैं तो कुछ डिस्ट्रिक्ट तालिबान के पास होते हैं, फिर हुकूमत में पकड़ने होते हैं। तो मतलब ये क्योंकि जंग है, लड़ाई है, तो कभी एक ग्रुप जो है एक जगह पे गालिब आ जाता है, दूसरा ग्रुप जो है दूसरी जगह पे गालिब आ जाता है। लेकिन लड़ाई में कोई भी फैसला एग्जैक्ट नहीं कर सकता कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और कौन जो है आगे जा रहे हैं। बिल्कुल काबुल के आसपास जो कुछ सूबे हैं, जैसे हम मैदान वर्दक की बात करते हैं या लोगर की बात करते हैं, जो बिल्कुल काबुल के साथ अटैच सूबे हैं, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो तालिबान के पास है, लेकिन उनकी जो शहर है वो अफगान हुकूमत के पास है और वो बिल्कुल कंट्रोल में है। रही बात जो है काबुल की, अगर आपने काबुल देखा होगा और रिसेंटली आपने विजिट होगा तो काबुल पुराना काबुल नहीं है, ये अब बहुत बड़ा शहर बन चुका है और इसमें एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त रह रही है। और वो तादाद सिर्फ ऐसी नहीं है कि इसमें सिर्फ इंसान है। अच्छा आपको अनीस, यहाँ पर आप ये भी हमें बताइएगा कि जो पाकिस्तान के लिए खासतौर पर एक तशवीशनाक बात है जो भारत की मदाखलत है। अब अफगान सदर की तरफ से ये बयान आया कि तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए भारत से मदद ली जा सकेगी, फिर ये भी इतलात हैं कि भारत के तालिबान से भी राब्ते हैं। तो भारत अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत का साथ दे रहा है, तालिबान का साथ दे रहा है, ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है?
असल में देखिए पाकिस्तान को क्यों तशवीश हो रही है। देखिए पहले तो ऐसी कोई स्टेटमेंट आई नहीं है या मैंने नहीं देखे कि सदर अशरफ गनी ने जो है इंडिया से इस चीज में मदद मांगी हो। अच्छा, वो तो इंडिया तो खुद लगा हुआ है कि मतलब हमारा फ्यूचर क्या होगा अफगानिस्तान में। वो तो तालिबान से इसलिए मुज़ाकरात कर रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हमसे है तो हम फिर अफगानिस्तान छोड़ देंगे या छोड़ना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ या हमारी जो कौंसलेट है या हमारी एम्बेसी जो उनके टाइम में जो खतरात लाहिक हुए थे, जो उनकी जो एक एरोप्लेन था वो हाईजैक हुआ था, अगर फिर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर हम अभी से अपनी सफारत खाने जो है वो खाली कर देते हैं। लेकिन तालिबान ने जो है बार बार इस चीज की यकीन दहानी कराई है कि किसी मुल्क की डिप्लोमेट्स को या सफारत खाने को या सफारतकारों को हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उस पर कोई अटैक्स नहीं होंगे, वो अपने काम जारी रखें। अब पाकिस्तान का तशवीश है तो इस बात की तशवीश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में हालात बिगड़े ना। अब पाकिस्तान को इस चीज पे तशवीश होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में खाना जंगी ना हो। अनीस हमारे साथ ही रहेगा, जरा मुझे समीर साहब से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं एक बात और करना चाहता हूँ, ये है कि अफगानिस्तान का कोई बाशिंदा भी फिर से ये नहीं चाहता कि हम मुहाजिर बने। कोई भी यही नहीं चाहता कि हम अफगानिस्तान की जोग्राफिया से निकले और यहाँ पे दूसरे मुल्कों पे जिंदगी करें, क्योंकि मुहाजिरत की जिंदगी जो है वो ज़लालत की जिंदगी होती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को ये किरदार अदा करना चाहिए कि फिर जो है 3 और 4 और 5 और 10 मिलियन का मेहमान ना बने। इसी पे जो है पाकिस्तान ठीक है निसरन, पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि कोशिश यही की जाएगी कि अफगान शहरी हैं उन्हें अपना घर और मुल्क ना छोड़ना पड़े। समीर यूसुफज़ई साहब, जो आइडियली देखा जाए तो ट्रांजिशनल हुकूमत, ग्रैंड जरगा, सियासी हल ही अफगानिस्तान की सूरत हाल का एक पायदार हल हो सकता है, लेकिन फिर ऐसे हल के लिए अफगान हुकूमत और तालिबान को एक मेज़ पर कौन लाएगा मौजूदा कशीदा सूरत हाल में भी? अब मेरे ख्याल में वो हालात आगे जा चुके हैं। होना तो यही चाहिए था जब अमेरिका और तालिबान मुज़ाकरात कर रहे थे, उस वक्त अफगान हुकूमत उसका एक फरीक होना चाहिए था। अमेरिका का एक इन्फ्लुएंस भी था, तालिबान को भी उनसे थोड़ा सा डर लगती थी कि उनके पास अफवाज भी है, उनके पास अथॉरिटी भी है, यूएन के सैंक्शन लिस्ट वगैरह भी है। लेकिन अमेरिका ने एक किस्म की बेवफाई की अफगान हुकूमत के साथ। शायद वो अफगान हुकूमत या अफगानों से नादिम थे या फीड अप विद अफगान्स के। वो अमेरिका कह रहे थे कि हमने अपने सोल्जर्स यहाँ पर कुर्बानी कर दी, $1 बिलियन थी, लेकिन अफगानों में खुद इतना वो तवानाई नहीं थी, उतनी वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो एक सिस्टम को चला सके, सिस्टम को आगे ले जा सके। और मेरे ख्याल में उनके ये ख्यालात ठीक है, वो तो हमेशा के लिए अफगानिस्तान में नहीं रह सकते थे। और बदकिस्मती से हमारी जो अफगानिस्तान की जो हुकूमत थी या कुछ पॉलिटिशियन थे, उनका ये ख्याल था कि अमेरिका की लड़ाई है, सारी उम्र जब तालिब रहेंगे ये हमारे साथ रहेंगे, लेकिन वो इस तरह नहीं हुआ। अब जो वो निकल रही है तो निकलने से पहले ये इस कमज़ोर सिस्टम से हवा निकल गया। मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान अब दोबारा एक बहुत ही खतरनाक नाकाम स्टेट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अमरीकी महकमे खारजा की जानिब से भी पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया है। अब पाकिस्तान की काविशें दुनिया के सामने भी हैं, पीस कॉन्फ्रेंस की सूरत में भी, लेकिन ये कोशिशें कितनी मौसर साबित हो सकेंगी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान और जो दूसरे ममालिक हैं, अब उनके काविशें बड़ी देर हो गई, अब पानी सर से ऊपर से चला गया। ठीक है, हम पाकिस्तान की काविशों का जिक्र करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी जनरल ये भी कहते हैं कि तालिबान पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में उनकी रिहाइश है, वहाँ पर उनका लीडर मारा जाता है। तो ठीक है, अमेरिका का अपना एक डिप्लोमेसी है, वो एक अंदाज में पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं, एट द सेम टाइम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो अब मेरे ख्याल में अब ये टाइम गुजर गया है कि अब कौन तालिबान कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ द गेम एनीमोर। अब तालिबान एक अफगानिस्तान में एक हकीकत है, लेकिन सबसे जो खौफनाक हकीकत है वो ये है कि तालिबान अभी बदली नहीं है, वो वही पुराने तालिबान है जिस तरह पिछली सदी के तालिबान थे। अभी भी उनके तालिबान, अभी भी वो जहाँ जाकर वो अजीब गरीब वीडियो बनाते हैं तो उनसे लगता है कि तालिबान में कोई उनके स्ट्रेंथ है, उनकी मिलिट्री पावर है, वो लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास हुकूमत चलाने का कोई सोच नहीं है। मेरे ख्याल में अब ये दोबारा साहब आपकी तरफ मैं रुख करूंगा, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, समीर साहब जिसका जिक्र कर रहे थे और जिसको सराहा भी जा रहा है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की इन कोशिशों को कैसे देखा जा रहा है क़याम के लिए? देखिए, समीर यूसुफज़ई साहब ने बहुत अच्छी बात की और उसने जो है क्लियर कर दी है। मैं तो वही बात कहूँगा कि
पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम एज फैसिलिटेटर जो है काम कर रहे हैं और तालिबान को हमने मेज के टेबल पे लाकर उनको बैठा दिया है और पूरी दुनिया ने ये देखा। ठीक है, ये चीजें मानते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जब पहली बार तालिबान का ऑफिशियली विजिट होता है पाकिस्तान, तो जितनी पाकिस्तान के अंदर तालिबान के सेंटर से या उनके जो मरीज थे या जख्मी थे, तालिबान की लीडर्सों ने वहाँ की जगहों का विजिट किया, तो वो शक व शुबात जो अफगानिस्तान के अंदर पाई जाती थी वो और बढ़ गई और एग्जेजरेट हो गई अफगानिस्तान के अंदर। अब अफगानिस्तान के अंदर यही तस्वर है कि तालिबान जो है उनके जो मराकज़ हैं या उनकी जो लीडरशिप है या उनकी जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वो सारे पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनीसुर रहमान साहब, समीर यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है और अफगान सूरत हाल पे अपनी माहिराना राय और तजज़िये से मैं आगाह कर नाज़रीन वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में लफ्ज़ी गोलाबारी, तल्ख कलामी, इल्ज़ाम तराशी और गद्दारी के इल्काबात से एक दूसरे को नवाजने का सिलसिला जारी है। अवामी इशूज़ के बजाय हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स पर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत अपोजिशन पर और अपोजिशन हुकूमत पर मोदी को नवाजने और कश्मीर को बेचने के इल्ज़ामात बिला झिझक आयद कर रही है। साथ ही साथ इस सियासी गहमा गहमी में हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है, जिससे हुकूमत की कोरोना से निपटने में इक़दामात की संजीदगी पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। इल्ज़ामात के इस शोर में बड़ी ईद से कबल हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल की कीमतों में बड़े इजाफे का तोहफा भी दे दिया गया है। क्या इसीलिए कुर्बान पर महंगाई से गरीब एक मरतबा फिर अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटेगा? ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद हम जिस बुनियादी सवाल पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे वो सवाल हमारा कुछ यूं है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जलसों में सख्त जुबान का इस्तेमाल, क्या हुकूमती नुमाइंदों का ऐसा रवैया दुरुस्त है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए इत्तला जनाब शहबाज गिल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, ये बात ज़रा बताइएगा कि सियासत में तलखी हम हमेशा से देखते आए हैं और बिलखुसूस ये समझा जाता है कि ज़्यादातर जो तल्ख ज़ुबान है वो अपोजिशन इस्तेमाल करती है, लेकिन सर हुकूमत की जानिब से भी उसी शिद्दत से रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया जा रहा है, जवाब भी उसी शिद्दत से दिए जा रहे हैं। क्या हुकूमतों की जानिब से भी यही रवैया रखना चाहिए गिल साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने अपने सवाल में ही बहुत ही खूबसूरत बात कर दी और मेरे ख्याल में उसी में आपका जवाब भी पना है। बात यह है कि आपको जब कोई सख्त बात करेगा तो आप हुकूमत में हैं या हुकूमत में नहीं है, नेचुरली आप उसका जवाब देंगे। हुकूमतों में लोग इसलिए जवाब नहीं देते कि उन्होंने माल पानी खाना होता है और वो अपोजिशन से बना के रखते हैं। और पाकिस्तान में एक रवाज है कि अपोजिशन गाली गलोच करती है और हुकूमत आगे से सही हो या गलत बेशर्म होकर हंसती रहती है। और हंसती इसलिए रहती है क्योंकि वो खा रही होती है। आप अगर पुराना टाइम देखें तो उसमें ये दोनों पार्टियां यही करती रही हैं कि अपोजिशन धुएंधार जो है वो स्पीचेस करती थी, ये तो दोनों ही करप्ट, वो हुकूमत को दबा के करप्ट कहती थी और हुकूमत आगे से हंसती थी और आगे से कहती थी नहीं हम आपके साथ हैं, मिलके बैठ के बात करेंगे, आ जाइए। अब उसकी हमें भी आदत पड़ गई। अब सूरज क्योंकि मगरिब से निकलता था हमारे मुल्क में तो हम सबको आदत पड़ गई। अब एक चोर और डाकू जो है वो अपोजिशन के अंदर है। ऐसा शख्स हुकूमत में है जिसका नाम इमरान खान है जो एक धेले का रवादार नहीं है। अब जब चोर और डाकू बुरी जुबान इस्तेमाल करेगा एक ईमानदार शख्स के लिए, तो आपको और दूसरे दोस्तों को आदत पड़ी हुई कि हुकूमत ने आगे से कसियानी हंसी हंसनी है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये आपको और हमारे दूसरे लोगों को बुरी आदत पड़ी है। जैसे बचपन में अंगूठा चूसने की आदत पड़ जाती है लेकिन बड़े होते उसको छुड़वा देते हैं। हमारे इलाके में
उसे ऐसे छिड़वाते हैं कि छोटे बच्चे की लास्टिक ढीली कर देते हैं ताकि वो सारा दिन शलवार को पकड़ता रहे, इसलिए अंगूठा मुंह में नहीं लेके जाता। तो ये जो बुरी आदतें हमें पड़ी हुई हैं, इनको छोड़ना पड़ना है। ईमानदार बंदा जो है वो ना सख्त तनकीद बर्दाश्त करेगा ना नरम बर्दाश्त करेगा, वो सच का उसका जवाब देगा। नरमी से कोई बात करेगा तो जवाब नरमी से देगा, सख्ती से जवाब देगा तो जवाब सख्ती से देगा। ये बात अब खत्म हो जानी चाहिए कि हुकूमतें ऐसे करती हैं और फलाना ऐसा करता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये मुनाफकत सिर्फ पाकिस्तान में होती थी। अब यहाँ पर भी ये मुनाफकत जब तक हम हैं ये मुनाफकत नहीं हो। अच्छा गिल साहब, ये तो आपने तफसीलन में बता दिया। दूसरा जो इशू हमारे सामने है कोविड का, अब आज असद उमर साहब ने भी ये जिक्र किया, डॉक्टर फैसल साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें खिलाफ वर्जी हो रही है SOPs की। अब ये SOPs की खिलाफ वर्जी हम गवर्नमेंट से भी उतनी देख रहे हैं, अपोजिशन से भी उतनी देख रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमती रहनुमा करेंगे, ये रवैया इख्तियार करेंगे कश्मीर में भी, तो अवाम कितनी संजीदगी दिखाएगी सर? इस आदत को तोड़ने के लिए क्या करेंगे? देखिए बात ये है, ये अब बिल्कुल एक दूसरी नहज की बात है। आपका बड़ा बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। ये ऐसे ही है जैसे आपकी जो हेल्थ मिनिस्टर है वो ऑफ कोर्स इसको हेल्थ के पैराए में देखेंगे बिल्कुल, और कोविड में क्या हो सकता है और क्या नहीं। जैसे असद उमर साहब NCOC को हेड करते हैं, वो अपनी सिफारिशात बिल्कुल दुरुस्त देते हैं, लेकिन कई दफा कैबिनेट में भी जब वो सिफारिशात दे रहे होते हैं कि इस चीज को बंद कर दिया जाए, तो बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इस चीज को ऐसे बंद करने से हमारे हल्के की या फलान चीज के अवाम को ये तकलीफ होगी, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये कि ये बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत बात करे, वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। वो साइंटिफिक डाटा के ऊपर बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में कोविड बढ़ सकता है, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली जो दूसरे लोग हैं वो हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, कहीं पे भी हो, वो जिंदगी को और चीजों को अपने पैराए से देखते हैं। जैसे आपके बहुत सारे दोस्त सिगरेट पीते होंगे और उनको पता होगा कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर भी पीते हैं। तो ये बदकिस्मती है हमारे रवैयों की। इसमें हुकूमत और अपोजिशन की कोई बात नहीं है, इसमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वो रवैया हम हो, अपोजिशन हो, एक आम शख्स हो जो अपोजिशन में ना भी हो, ये तो रवैये की बात है। और उस रवैये में अब आप एक सेकंड के लिए अगर कैंपेन को छोड़ दें तो आप मुझे बताइए कि और जो बहुत सारी जगहों के ऊपर खिलाफ वर्जी होती है, मैं ये नहीं कह रहा कैंपेन में होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मनहसन कौम हमारा मसला है बहुत सारी चीजों का। आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, लोग गंद फेंकते हैं, लिटर करते हैं वहां पर, वो अब ये रवैया हमारा एज अ कौम है। अच्छा आप कहेंगे कि क्या उसमें सिर्फ नून लीग के लोग फेंकते? नहीं, PTI का वोटर भी फेंकता होगा जब वो वहां जाता होगा। ये मजबूरी रवैया है, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि मनहसल कौम हमारा ये मजबूरी रवैया है। गिल साहब, तीसरा जिस मामले पर मुझे आपसे बात करनी है कि बिलाखिर ईद से पहले पेट्रोल बम गिर गया। अब ठीक है, ये तो हमारे सामने जस्टिफिकेशन आ गई कि जाहिर है ओगरा की सिफारिश ज़रा ज़्यादा थी और आलमी मंडी में भी कीमतें बढ़ रही हैं, उसके मुताबिक तो कम ही ज़रा ये बोझ डाला गया, लेकिन फिर भी गिल साहब बोझ तो है ये आवाम पर, 5 रुपये इजाफा हो गया। देखिए ये बात आपकी ये बात दुरुस्त है, मैं आपसे एग्री करता हूं कि जब कीमत पेट्रोल की बढ़ती है तो दूसरी चीजों की कीमतों पर भी उसका असर आता है। लेकिन आपने हमारे यहाँ ये भी देखा कि जब पेट्रोल की कीमत 25 रुपए नीचे जाती है तो कसाद बाजारी और हमारी जो बेईमान लोग हैं बहुत सारे में, वो दूसरी चीजों को उस तरह से कम नहीं करते और कहते हैं पेट्रोल का उतना रिलेशनशिप नहीं है। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान पेट्रोल पैदा नहीं करता खुद, पाकिस्तान पेट्रोल जो है वो बाहर से खरीदता है। अब अगर आप पेट्रोल खरीद रहे हैं एक खास कीमत पे और बेच रहे हैं उससे बहुत सस्ता, तो वो घाटा कहीं से पूरा करना है। ठीक है, वो जो घाटा है वो हुकूमत में जब कोई भी आता है, मैं हूँ, आप हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है इस टाइम, या आसिफ जरदारी हैं, या नवाज शरीफ है, हमें से कोई शख्स भी घर से पैसे लेके नहीं आता। ये लोगों को समझने की जरूरत है। हुकूमत के पास जो पैसा होता है वो आप ही से टैक्स लगा के इकट्ठा किया जाता है। अब हम टैक्स इकट्ठा करते हैं 4000 अरब, सिर्फ कर्जों के ऊपर जो सूद देते हैं वो 3000 अरब देते हैं। उसके बाद हमारा जो दिफाई बजट है वो 1300 अरब है तकरीबन। उसके बाद उस जो बाकी हमारे बहुत सारे पेंशन और तनख्वाह की मद वो 1100 अरब उधर चला जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो अगर पेट्रोल महंगा बाहर से खरीद रहे हैं और यहाँ हमने से सस्ता बेचना है, जो कि बहुत अच्छा हो, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हो अगर हम ऐसा कर सके, क्योंकि लोग हमें दुआएं देंगे। तो अगर वो दें तो वो जो
घाटा पड़ना है वो हम जेब से तो पैसे डाल के आए नहीं, हुकूमत में ना कोई आता है ना आ सकता है कोई, इजी टैक्स के पैसे से चलाना है या फिर बाहर से कर्जे लेने हैं। तो चॉइस ये है कि कर्जे लेके उस जेब में से अदा किया जाए सूद के साथ, या फिर पेट्रोल की कीमत ही बढ़े और जिस रेट के ऊपर आलमी मंडी में जा रहा है उसी रेट पे यहाँ मिले। अभी भी अगर इस टाइम, माफ कीजिएगा, इस टाइम भी अगर आप देखें तो अगर डॉलर में कन्वर्ट करके रूपी पैरिटी को डॉलर में कन्वर्ट कर लिया जाए, इसमें ये गलतफहमी ना हो कि इंडिया के रुपए का फर्क है, हमारा फर्क है, दोनों डॉलर में तो एक ही तरह से चीज खरीदते हैं ना। मीन पाकिस्तानी ज्यादा रुपए चाहिए डॉलर के लिए और इंडिया के कम चाहिए, तो डॉलर में अगर कन्वर्ट कर ले और फिर डॉलर से वापस कन्वर्ट कर लें दोनों की करेंसी में, तो पाकिस्तान 118 रुपए पे पेट्रोल बेच रहा है। उसके बाद श्रीलंका तकरीबन 147 पे बेच रहा है, बांग्लादेश 167 पे बेच रहा है, नेपाल 172 पे बेच रहा है, चाइना 189 रुपीज पे बेच रहा है और इंडिया 220 पे बेच रहा है। इसमें मैं आखिरी लाइन जरूर ऐड कर दूं कि बहुत सारे लोग ये गलत फहमी में होते हैं कि इंडिया का रुपया और हमारा फर्क है। ये सारा फर्क निकाल के पैरिटी उसकी खत्म करके तो वापस डॉलर में कन्वर्ट करके और फिर डॉलर से कन्वर्जन करके ये रेट आता है। आज अगर पाकिस्तानी रुपए से के हिसाब से आप देखें तो इंडिया में 220 रुपए का पेट्रोल इंडिया बेच रहा है, क्योंकि वो डॉलर में महंगा बेच रहा है, हम डॉलर में सस्ता बेच रहे हैं, इसलिए हम 118 रुपए का जो है पेट्रोल बेच रहे हैं। तो सारे रीजन में, क्योंकि इसमें ज्यादातर मुल्क में है वो बाहर से तेल खरीद रहे हैं। आप देख लें, अब चाइना हमारे, अब इसमें एक बात जरूर है आपकी, आप कहेंगे कि वहां लोगों की बाइंग पावर बेहतर है, ये एक एतराज होता है, मैं इससे एग्री कर लेता हूं कुछ बातों में, लेकिन क्या पाकिस्तान और जो इंडिया है उसके एवरेज बंदे की बाइंग पावर का डबल एक दूसरे से फर्क है? नहीं, इंडिया के अंदर हमसे ज्यादा गुर्बत है एवरेज तौर पर जो उनकी आबादी है। क्या जो नेपाल है उसकी बाइंग पावर हमसे कोई 70% ज्यादा है? ठीक है। क्या बांग्लादेश की बाइंग पावर हमसे इतनी ज्यादा है जितनी उनकी कीमत ज्यादा है? सो ये इवेंचुअली तो हमें रास्ता ये लेना पड़ना है कि हमें लोगों की यहाँ पर अपने लोगों की कुव्वते खरीद बढ़ानी पड़नी, उनकी तनख्वाहें बढ़ा के, उनकी आमदन बढ़ा के। और वो कैसे बढ़नी है वो भी लोग अक्सर सोच देते हैं कि सरकार तनख्वाह बढ़ा दे। गिल साहब, यहाँ पे सिर्फ होता है, ये जरा मुझे दुरुस्त कीजिएगा फैक्ट्स एंड फिगर्स में भी, कि एक महीने के अंदर ये जो 2 दफा इजाफा हुआ है तकरीबन 9 रुपए और कुछ 53 पैसे इजाफा बनता है, और शायद ये 118 रुपए जो हुआ है ये शायद सबसे ज्यादा कीमत है अभी। तो कोविड की मौजूदा सूरत हाल, फिर अवाम की कुव्वत खरीद आप भी जैसे जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बोझ नहीं है अवाम पर गिल साहब? आप इसको जिस तरह से भी सवाल करेंगे आप उसकी रियलिटी तो वही रहनी है ना कि हिंदुस्तान में एक महीने में 17 दफा इजाफा हुआ है। अब हिंदुस्तान में 17 दफा इजाफा क्यों हुआ? इसलिए हुआ है कि आलमी मार्केट में तेल में इजाफा हुआ है। आप मुझे बताइए, अल्लाह माफ करे, अगर कल को तेल जो है ठीक है तो इससे डबल कीमत पे इंटरनेशनल मार्केट में हो जाए, तो मुझे बताइए हुकूमत क्या करेगी? एक खास लेवल तक तो हुकूमत उसको कहीं ना कहीं और एडजस्ट करेगी, पार करेगी उन पैसों को, मीन कोई और चीज काटेगी तो देगी। ये बात लोगों को समझ आनी चाहिए। अगर आपको इधर सब्सिडी देगी हुकूमत तो किसी ना किसी और जगह पर काट के देगी ना। कहीं पर आपको दवाई की सब्सिडी मिल रही होगी वो कटेगी, कहीं पर कोई सड़क बननी बंद होगी, कहीं पर कोई पुल बनना बंद होगा, कहीं पर कोई और काम बंद होगा तो वो पैसा निकाल के देगी, घर से तो कोई पैसा नहीं लाएगा। ठीक है गिल साहब, आपका पॉइंट आ गया और जस्टिफाई भी हो गया कि मुश्किल हालात में गवर्नमेंट ये मुश्किल फैसले आवाम के लिए कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और अपने नुक्ते नज़र से हमें आगाह करें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर इशूज़ पर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद के केस के हवाले से पेशरफ्त क्या हुई है। इससे पहले कि मेहमान का तारुफ कराऊं, सबसे पहले हम सवाल पर एक नज़र डाल लेते हैं। हमारा सवाल है कि इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद का केस, उस्मान मिर्जा और साथियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक केस में क्या पेशरफ्त हुई है? हमारे साथ इस केस पर बात करने के लिए मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद जनाब अताउर रहमान साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो हमें ज़रा आप डेवलपमेंट से आगाह कर दीजिएगा कि इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त सामने आ सकी है?
सर आपका बहुत शुक्रिया। ये केस बहुत ही पुराना है। बेसिकली ये जो इंसिडेंट हुआ है ये 18-19 की मिड नाइट को हुआ है, नवंबर 2020 को। ठीक है। रजिस्टर तब हुआ जब ये वायरल हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं हुई थी। तो जाहिर बात है जब रिपोर्टिंग नहीं होती तो किसी को कोई पता नहीं चल सकता। तो ये 6 जुलाई को ये रजिस्टर भी हुआ। जब से ये केस रजिस्टर हुआ है, पुलिस ने खुद इसको रजिस्टर किया है। उस वक्त ना कोई सोशल प्रेशर था, ना कुछ था, लेकिन जो ही सोशल मीडिया पे आया, ठीक है, पुलिस ने खुद इसको रजिस्टर किया। इसके बाद पुलिस ने इसमें एफर्ट्स की। हमारे काफ़ी सारे मुल्ज़िमान जो हैं वो इसमें एक्यूज़ड अरेस्ट हो गए, 7 एक्यूज़ उसमें अरेस्ट हो गए हैं। कुछ हमारे जुडिशल रिमांड, फिज़िकल रिमांड पे हैं, जिनसे हम रिकवरीज कर रहे हैं। ठीक है। कुछ जो है वो किसी और जो हमारी प्रोसीजर्स हैं उनके लिए हमने भिजवा दिया है। तो इसमें मुल्ज़िमान हमारे पास हैं, पकड़े गए हैं, उनसे रिकवरीज हो रही हैं, उनसे तफ्तीश हो रही है। अच्छा सर, एक चीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए कि मुल्ज़िमान हैं कितने इसमें, और क्या वो पूरा गैंग पकड़ा गया इस वक्त? बेसिकली तो ये हम इसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब तक हमने जो अरेस्ट किए हैं 7 एक्यूज़ हमने अरेस्ट किए हुए हैं। बीच में अगर कोई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, चूँकि अभी तक हमारी कस्टडी में है बहुत सारे मुल्ज़िमान, तो अगर कोई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई और भी मुल्ज़िम सामने आता है तो हम उनको अरेस्ट करेंगे। जहाँ तक जो विक्टिम हैं उनकी स्टेटमेंट में एज सच कोई इस तरह का और मुल्ज़िम सामने नहीं आया। अगर उनकी स्टेटमेंट में भी कोई इस तरह का कोई और मुल्ज़िम सामने रिफ्लेक्ट होता है तो हम उनको भी अरेस्ट करेंगे। तो अंटिल नाउ वी हैव अरेस्टेड 7 एक्यूज्ड। अच्छा सर, इसमें दफ़ात कौन सी लगाई गई हैं जो केस? जी, इसमें एक तो दफ़ा लगाई गई है 354A, जिसकी कैपिटल पनिशमेंट है किसी खातून को पब्लिक के सामने जो है उनको बरहना करना। तो एक तो ये है। दूसरा, उनकी जब स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड की, क्योंकि ये जब FIR हुई, FIR के वक्त बेसिकली जो वीडियो थी उसी को देखते हुए, इनको कंटेंट्स को देखते हुए हमने FIR दर्ज कराई। ठीक है। लेकिन बाद में जो विक्टिम है उनको बड़ी मुश्किल से हमने इस बात पे राज़ी कर लिया कि जी वो अपना बयान दे, क्योंकि वो आगे सामने इसलिए नहीं आ रहे थे कि लोग, सोसाइटी, कोई मेरे ख्याल में इस तरह के लोग जिनके ऊपर ख़ुद जुल्म हुआ हो, तशद्दुद हुआ हो, फिर भी सोसाइटी उनको शायद कोई अच्छे नज़रों से मुताबिक उनके स्टेटमेंट की कि जी नहीं देखती, इसलिए हम सामने नहीं आना चाहते। एनी हाउ वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम उनको सामने ले आए, उनका बयान रिकॉर्ड करवाएं, क्योंकि ये लाजमी था। फिर उनके बयान में कुछ ऐसी बातें आई जिसकी वजह से हमने कुछ और दफ़ात उसमें ऐड की। ठीक है। उसमें एक तो ये था कि जी इन्होंने बेसिकली हमसे बत्ता भी लिया था, हमें ब्लैकमेल किया था, जिसकी वजह से इसी वीडियो की बुनियाद पे फिर हमने 384 सेक्शन भी उसमें लगाया, जो कि बत्ते का है और बहुत सीवियर किस्म का एक सज़ा क्या उसका है। उसका सज़ा जो है, उसकी सज़ा जो है वो 7 ईयर्स। तो ये काफ़ी मतलब एक वो है। इसके अलावा हमने 375A वो भी हमने ऐड किया, जो कि बेसिकली किसी 2 बंदों को गैर अखलाकी हरकत पे मजबूर करना, यानी जिसको रेप भी कहते हैं। तो बेसिकली इनका मतलब उनके साथ उन्होंने रेप कोई नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनको थ्रेट किया कि आप आपस में कोई इस तरह की हरकत करें जो कि एंटी रेप ऑर्डिनेंस जो है उसके ज़ुमरे में आते हैं, रेप के ज़ुमरे में आते हैं। कि अगर वो उस हद तक भी कोई जाए तो वो रेप के ज़ुमरे में आता है। तो ये उस्मान मिर्ज़ा जो मेन कल्प्रेट है, उन्होंने उस पर मजबूर किया, जिसकी वजह से वो सेक्शन भी उसमें अट्रैक्ट हुआ। इसकी सज़ा सर क्या? उसकी भी अगेन कैपिटल पनिशमेंट, यानी डेथ सेंटेंस है उसकी, और या फिर उम्र कैद है उसमें। अच्छा सर, उस्मान मिर्ज़ा जिसका आपने बताया जो मेन एक्यूज मुल्ज़िम है, उसके भाई के हवाले से भी कुछ इतलात गर्दिश कर रही थी कि वो भी इसमें एक्यूज्ड है, वो गिरफ्तार हो गया है, और इस हवाले से क्या सर अपडेट है? जी, उसका जहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन है माइनर सा रोल है, लेकिन रोल है, तो इसलिए हम उसको भी अरेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी उसको भी अरेस्ट करेंगे। अच्छा सर, उस्मान मिर्ज़ा के, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी ज़ाहिर आप बेहतर समझते हैं, केस आता है उसके हवाले से काफ़ी हाइप और फिर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी गर्दिश करती हैं। अब ये जो मेन एक्यूज थे उस्मान मिर्ज़ा, इसकी सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप बनी हुई है, और बाज़ दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन भी आती है कि जी फलां सियासी प्रेशर है, पहले भी गिरफ्तार रहा, फिर रिहा हो गया, इसकी अपनी कुछ वीडियोज़ थी। इसके बैकग्राउंड के हवाले से क्या सर बताएंगे आप? जी, कोई प्रेशर व्रेशर कोई नहीं है, मिडिल क्लास है, उसका बिजनेस भी छोटा सा है, उसका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी सच कोई नहीं है। ठीक है।
पहले जो एक केस हुआ था ये 20 अप्रैल को हुआ था। बेसिकली सिहाला में किसी ने उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी थी कि ये हमारे ऑफिस आए, हमारे ऑफिस में तोड़ फोड़ की, जिसकी वजह से उनके ऊपर FIR हुई। उसमें नॉर्मली बेलेबल ऑफेंसेस लगे हुए थे, तो उनकी बेल हो गई और बाद में उसी शख्स ने उनके साथ सुलह कर ली, जिसकी वजह से उनकी बेल कंफर्म भी हो गई। तो इसमें ना तो कानून की कोई कमज़ोरी थी और ना कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमज़ोरी थी। ये बेसिकली उनकी आपस की सुलह की वजह से जो एग्जिस्टिंग लॉ है, तो वो बेसिकली जो रिलीफ उनको मिल सकता था उनको मिल गया है। अदरवाइज इसकी एज सच कोई इस तरह की स्टोरीज हमारे सामने नहीं आई, सिवाय उन कुछ टिकटॉक्स के या कुछ सोशल मीडिया क्लिप्स के, जो कि बेसिकली तो कॉग्निजेबल नहीं है, लेकिन कोई इतनी अच्छी भी शायद नहीं है। सर, कुछ ठोस शवाहिद इस हवाले से कौन से इकट्ठे किए गए इस केस से, जो ज़ाहिर अदालत में भी पेश किए गए? जी, मैं डिटेल में तो इसलिए शायद नहीं जा सकूंगा कि क्योंकि इसके केस के इन्वेस्टिगेशन को हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल उनको हमने प्रॉपरली इंटरोगेट किया है। फिर जो जो रिकवरीज हमने करनी थी कुछ हमने कर ली हैं, कुछ अभी प्रोसीजर्स हमें करवाने हैं, तो उनका जो है हमारे पास ये रिमांड पे है, फिज़िकल रिमांड पे। तो ये जब प्रॉपर उनकी तफ्तीश कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इस स्टेज पे होंगे कि हम बता सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और इस केस पर होने वाली पेशरफ्त से हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ आपकी खिदमत में कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।